आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ओरगा केम पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सामान्य विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जो सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फर्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे हो, मलेरिया रोग का रोग कारक। कि जो मलेरिया रोग है, इसका रोग कारक क्या है या इस रोग का कारण क्या है? अब ऑप्शन ए देख रहे हैं जिसमें लिखा है विब्रियो, और विब्रियो कोलेरा ये हेजे का रोगजनक है। हेजे रोग का रोगजनक या जो जीवाणु है वह है विब्रियो कोलेरा। उसके बाद बी ऑप्शन है प्लाज्मोडियम, और यही आपके मलेरिया का रोगजनक है। प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है, परजीवी। तो प्लाज्मोडियम के कारण मच्छर की जो लार होती है, उस मच्छर की लार में प्लाज्मोडियम पाया जाता है, और ये प्लाज्मोडियम इसी वजह से मलेरिया होता है। सी आपका लिखा मधुमेह। मधुमेह आप जानते हो एक डायबिटीज है, जो ग्लूकोज में, रक्त में शर्करा का जो स्तर है वो बढ़ जाता है, तो उसे बोलते हैं मधुमेह। स्कर्वी रोग आप जानते हो विटामिन सी की कमी से होता है। तो यहाँ पर जो मलेरिया रोग का जो कारण हो जाएगा वो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, प्लाज्मोडियम। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके पास लिखा गया है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए जो है उसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा है, ये आपको बताना है। देखिए रिकेट्स जो होता है वो विटामिन डी की कमी से होता है। बेरी बेरी रोग होता है विटामिन बी1 की कमी से होता है। और स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। और जो रतौंधी रोग है वो होता है विटामिन ए की कमी से। इसका दूसरा नाम भी एक, इसे आप नाइट ब्लाइंडनेस या जीरोप्थेलेमिया के नाम से भी जाना जाता है। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हुआ? रतौंधी रोग होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, नाइट ब्लाइंडनेस। इसका उत्तर हो जाएगा बी। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके पास लिखा है, प्रथम प्राकृतिक प्रतिजैविक है। जैसे प्रथम खोजा गया जो एंटीबायोटिक्स था वो पेनिसिलिन था। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 ने पेनिसिलिन नोटेटम नामक कवक से पेनिसिलिन की खोज की थी, वहीं से उसको पृथक किया गया था। तो प्रथम जो प्राकृतिक एंटीबायोटिक्स है वो हो जाएगा आपका पेनिसिलिन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, कवक मूल संबंधित है। कवक मूल, इसे माइकोराइजा भी कहते हैं। कवक मूल संबंधित है, इसे माइकोराइजा भी कहते हैं। कवक मूल क्या है? कवक मूल एक विशेष प्रकार का सहजीवी संबंध है कवक और उच्च जो पादप है, हायर प्लांट, उनकी जड़ों के बीच, उनके मूल के बीच, कवक और मूल के बीच एक विशेष प्रकार का सहजीवी संबंध है जिसे कवक मूल के नाम से जाना जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कवक प्लस मूल, उच्च पादप के मूलों के बीच एक विशेष प्रकार का सहजीवी संबंध और होता है जिसे आप लाइकेन कहते हो। लाइकेन भी एक विशेष प्रकार का सहजीवी संबंध है, जो ये कवक और शैवाल जो है ना, कवक और शैवाल के बीच एक विशेष प्रकार का सहजीवी संबंध होता है जिसे नाम देते हैं लाइकेन। लाइकेन, कवकों और शैवालों के बीच एक विशेष प्रकार का सहजीवी संबंध होता है, उसे लाइकेन कहते हैं। और कवक और उच्च पादप की मूलों के बीच जो सहजीवी संबंध होता है उसे हम कहते हैं माइकोराइजा या कवक मूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नारियल का खाने योग्य भाग होता है। मतलब नारियल जो होता है उसका कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा भ्रूणपोष। नारियल का जो भ्रूणपोष भाग है वो क्या होता है? खाने योग्य भाग होता है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण किस कार्य से संबंधित है? मतलब प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार, क्या प्रोसेस है? एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया है, जो एक प्राकृतिक प्रक्रिया जिसमें पेड़ पौधे जो प्रकाश की ऊर्जा का अवशोषण करते हैं और उस प्रकाश का यूज करते हैं भोजन को बनाने में, मतलब रासायनिक ऊर्जा में उसे चेंज करते हैं
तो यहाँ पर जो इसका उत्तर हो जाएगा बी, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना। ये प्रकाश संश्लेषण कार्य होता है। प्रकाश संश्लेषण में CO मुक्त नहीं होती, कार्बन मोनोऑक्साइड मुक्त नहीं होती है ना। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है, न कि कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हो कौन सा है, प्रकाश संश्लेषण की दर सर्वाधिक होती है। प्रकाश संश्लेषण की दर सर्वाधिक होती है कौन से प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर सर्वाधिक होती है? तो यहाँ पर तैयार होगी लाल प्रकाश। लाल जो प्रकाश होता है, रेड जो वेवलेंथ होती है, उसमें प्रकाश संश्लेषण की दर सर्वाधिक पाई जाती है लाल प्रकाश के अंदर, और हरे प्रकाश में सबसे कम प्रकाश संश्लेषण की दर होती है। तो यहाँ इसका उत्तर हो जाएगा लाल प्रकाश। उसके बाद देखिए वायवीय श्वसन का अंतिम उत्पाद है। वायवीय श्वसन का मतलब क्या है? श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न हो। अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होगी तो उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं, और अगर ऑक्सीजन उपस्थित होगी तो उसे वायवीय श्वसन कहते हैं। और वायवीय श्वसन के दौरान ग्लूकोज का जब ऑक्सीकरण होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है, जल भी बनता है, ऊर्जा भी बनती है। इस प्रकार इसका जो अंतिम उत्पाद हो गया वो सभी हो गया। इसका उत्तर हो जाएगा डी, वायु श्वसन का अंतिम उत्पाद हो जाएगा सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर प्रश्न क्या लिखा है, केंद्रक के अतिरिक्त किन कोशिकांगों में अपना डीएनए होता है? कोई भी सेल है तो उस सेल के केंद्रक में तो डीएनए होगा। इसके अलावा कौन से कोशिका के अंग है जिनमें डीएनए अपना खुद का स्वयं का डीएनए होता है? तो सिर्फ दो ही सेल ऑर्गेनेल्स है, एक माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा आपका क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक, जो पेड़ पौधों में जहाँ पर भोजन बनता है, लाइट रिएक्शन डायरेक्ट रिएक्शन संपन्न होती है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो फर्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया है और दूसरा है क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में अपना खुद का डीएनए पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है कहाँ होता है? देखिए अर्धसूत्री कोशिका विभाजन कहाँ संपन्न हो जाएगा? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन क्या होगा? लीवर में होगा? नहीं। युग्मनज जिसे जाइगोट कहते हैं, नहीं हो सकता। मूल, पौधों के मूल में नहीं हो सकता। तो फिर कहाँ होगा? जनन कोशिकाओं में। जनन कोशिकाओं में ही अर्धसूत्री विभाजन संपन्न होता है, और वहां पर अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप युग्मक बनते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक, जिनमें 23 गुणसूत्र होते हैं। वहां पर मियोसिस संपन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्विरजुक डीएनए मॉडल दिया था, डबल स्टैंडर्ड जो डीएनए मॉडल दिया गया था डीएनए का, वो दिया गया था वॉटसन एवं क्रिक नामक वैज्ञानिक ने। वॉटसन और क्रिक ने द्विरजुक डीएनए मॉडल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आनुवांशिक सूचनाओं के वाहक है। आनुवांशिक सूचनाओं के वाहक का मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जो जेनेटिक जो इंफॉर्मेशन है, आनुवांशिक सूचनाएं हैं, तो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, वो किसके द्वारा होते हैं? तो आनुवांशिक सूचनाओं के वाहक होते हैं न्यूक्लिक अम्ल। और न्यूक्लिक अम्ल कौन कौन से होते हैं? डीएनए और आरएनए, है ना। डीएनए जिसे आप कहते हो डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, एक होता है आपका आरएनए जिसे कहते हैं न्यूक्लिक एसिड। तो ये जो न्यूक्लिक अम्ल है यही क्या करते हैं? आनुवांशिक सूचनाओं के वाहक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्रक की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन, जॉनसन, रॉबर्ट हुक, अनमोल पेगी। तो यहाँ पर केंद्र की खोज करने वाले थे रॉबर्ट ब्राउन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, कंडरा। कंडरा को इंग्लिश में एक शब्द यूज करते हैं इसके लिए, टेंडन। एक होता स्नायु जिसे लिगामेंट कहते हैं, और ये है कंडरा, इसे टेंडन कहते हैं इंग्लिश वर्ड के लिए। टेंडन जोड़ता है, लिगामेंट अस्थि को अस्थि से जोड़ता है, लेकिन ये जो कंडरा होता है वो अस्थि को जोड़ता है पेशी से, अस्थि को पेशी से। तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा अस्थि को पेशी से जोड़ने वाला सी। कंडरा किसे जोड़ता है? अस्थि को किसे जोड़ता है? पेशी से जोड़ता है। और जो अस्थि को अस्थि से जोड़ता है उसे कहते हैं लिगामेंट। क्या कहते हैं? लिगामेंट। स्नायु ये अस्थि को अस्थि से जोड़ता है, जिसे कहते हैं लिगामेंट।
टेंडन कंडरा जो होता है वो अस्थि को जोड़ता है पेशी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेशियों की कार्यात्मक इकाई है, तो पेशियों की जो कार्यात्मक इकाई है वो होती है सार्कोमियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव में दंत सूत्र होता है, मानव दंत सूत्र, इसका उत्तर हो जाएगा 21-23/21-23, ये वाला बी उत्तर 21-23। उसके बाद ये कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता होता है, ये क्वेश्चन आप सबको लगभग आप सब लोगों को ध्यान में है कि कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता होता है जो ब्लड किसी को भी दे सकता है। तो देखिए इसका उत्तर क्या हो सकता है, कौन सा जो रक्त समूह है वो सार्वत्रिक दाता का काम करता है और कौन सा सार्वत्रिक ग्राही होता है। कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता का काम करता है और कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक ग्राही का काम करेगा। हाँ तो देखिए कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता होता है, तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा, आपको पता भी होगा कौन सा रक्त समूह हो जाएगा, ओ रक्त समूह। ओ रक्त समूह आपका सार्वत्रिक दाता के समान काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, आरबीसी का जीवन काल होता है, आरबीसी का जीवन काल कितना होगा, मानव में आरबीसी का जीवन काल जो होगा वो लगभग 120 दिनों का जीवन काल मानव में होता है। मानव शरीर का कठोरतम भाग है, कौन सा भाग मानव शरीर का सबसे कठोर भाग है, तो आपको पता होगा यहाँ पर इनेमल, यहाँ पर मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग जो होता है वो इनेमल होता है। अगर कठोरतम ऊतक की बात हो कि कौन सा ऊतक सबसे कठोर है तो वो आपका अस्थि आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य है, डब्ल्यूबीसी का क्या काम हो सकता है, तो देखिए डब्ल्यूबीसी का क्या काम हो सकता है, ऑक्सीजन का परिवहन नहीं, ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है हीमोग्लोबिन, ये हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना। कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन नहीं, ये भी नहीं हो सकता। और रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना, बिल्कुल ये उत्तर आपका इसका सी उत्तर होगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना, यही आपका डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य है, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, संयुक्त रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है, हेपेटाइटिस किस अंग को प्रभावित करता है, हेपेटाइटिस सर्वाधिक जो अंग प्रभावित होता है इस रोग में वो होता है लीवर, इसका उत्तर हो जाएगा डी। उसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीवाणु जनित रोग है हैजा, हैजा किससे होता है, हैजा होता है विब्रियो कोलेरी, विब्रियो कोलेरी। विब्रियो कोलेरी ये जो हैजा का आपका जीवाणु है। और उसके बाद डिप्थीरिया, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरी, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरी। उसके बाद टाइफाइड है, ये भी आपको पता है किससे होता है, टाइफाइड भी विशेष प्रकार के जीवाणु से होता है ना, सल्मोनेला टाइफी। तो इस प्रकार जीवाणु जनित रोगों का एग्जाम्पल जो है वो तीनों है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा आपका सभी, डी, यहाँ पर तो लिव रही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, विटामिन का कार्य है, विटामिन क्या काम करता है, विटामिन से ऊर्जा नहीं मिलती, विटामिन जैव उत्प्रेरक का काम बिल्कुल करता है, दोनों तो हो ही नहीं सकता, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, जैव उत्प्रेरक के रूप में, मतलब जो जैविक अभिक्रियाएं होती है उनको उत्प्रेरित करना, ये विटामिन का कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगुणित गुणसूत्र किसमें पाए जाते हैं, अगुणित का मतलब 23 गुणसूत्र, हमारे शरीर की जो कायिक कोशिकाएं हैं उनमें 46 गुणसूत्र होते हैं। एक गुणसूत्र जी यहाँ पर किसमें हो सकता है, बैक्टीरिया, वायरस, युग्मनज नहीं, युग्मक, जो युग्मक बनते हैं, गैमेट्स जो बनते हैं उनमें एक गुणित गुणसूत्र पाए जाते हैं, नर युग्मक, मादा युग्मक, यहाँ पर कौन से गुणसूत्र पाए, अगुणित गुणसूत्र पाए जाते हैं। निम्न में से एक अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि है, अस्थायी मतलब जो परमानेंट नहीं है, स्थायी नहीं है, अंतःस्रावी जो हार्मोन का सिक्रेशन करती है ब्लड के अंदर, तो वो प्लेसेंटा हो जाएगी आपकी। प्लेसेंटा जन्म बच्चे के जन्म के बाद प्लेसेंटा नष्ट हो जाता है,
और जन्म से पहले वो विशेष प्रकार के हार्मोन का स्राव भी करता है। प्लेसेंटा से कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं? प्लेसेंटा से विशेष प्रकार का हार्मोन निकलता है रिलैक्सिन। इसके अलावा एक विशेष हार्मोन HCGH, ह्यूमन कोरियन गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, जो प्रेगनेंसी टेस्ट के अंदर HCGH का टेस्ट होता है। तो प्लेसेंटा एक विशेष प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथि है जो अस्थायी रूप में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, प्रसव पीड़ा उत्पन्न करने वाला हार्मोन है कौन सा हार्मोन जो लेबर पेन के लिए जिम्मेदार है? बच्चे के जन्म के समय जो विशेष प्रकार का दर्द उत्पन्न करता है, जो गर्भाशय में संकुचन उत्पन्न करता है ताकि प्लेसेंटा वहाँ से हट जाए, तो वो हार्मोन कौन सा हो जाएगा? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन आपका वो प्रसव पीड़ा उत्पन्न करने वाला हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से बल का मात्रक नहीं है कौन सा मात्रक जो बल का नहीं है? देखिए क्वेश्चन आंसर देखिए, इसका ऑप्शन देखिए कौन सा मात्रक नहीं है? डाइन, डाइन बिल्कुल बल का मात्रक है, और न्यूटन बल का मात्रक है, लेकिन जूल ये ऊर्जा का मात्रक है, ये बल का मात्रक नहीं है। जूल किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये बल का मात्रक है। बल का फार्मूला आप जानते हो, बल होता है F बराबर m गुणा a। m आपका यहाँ पर द्रव्यमान है, मॉस, और ये a यहाँ पर है त्वरण, एक्सीलरेशन। तो यहाँ पर बल का मात्रक जो हो जाएगा वो डाइन भी हो जाएगा, न्यूटन भी है, जूल किलोग्राम गुणा मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसका मात्रक जूल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 न्यूटन और 5 न्यूटन के दो बलों के परिणामी बल का मान कभी भी नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? देखिए आप, 10 न्यूटन और 5 न्यूटन के जो दो बल है उनके परिणामी बल का मान क्या नहीं हो सकता? तो यहाँ पर देखिए, इनका अधिकतम हो सकता है कितना? 10 + 5। अगर दोनों बल समान दिशा में लग रहे हो तो अधिकतम 15 न्यूटन हो सकता है। न्यूनतम जब दोनों विपरीत दिशा में हो तो 10 - 5, तो 5 न्यूटन हो सकता है। तो इन दोनों के बीच की कोई भी वैल्यू हो सकती है, मतलब 15 न्यूटन से लेकर के 5 न्यूटन के बीच बल का मान हो सकता है। अगर आपको परिणामी बल के बारे में पूछा जाए, दो बल दे रखे हो और परिणामी बल का मान दे रखा हो, तो मैक्सिमम उनको जोड़ के और मिनिमम उनको घटा के और उनके बीच की कोई भी वैल्यू हो सकती है। 15 से 5 न्यूटन के बीच कोई भी वैल्यू आ सकती है। वो डिपेंड करता है कि बल जो है वो किस एंगल पर लग रहा है, किस कोण पर लग रहा है, क्षैतिज से। तो यहाँ पर 4 न्यूटन कभी नहीं हो सकता। 15 न्यूटन हो सकता है, 5 न्यूटन भी हो सकता है, 12 न्यूटन भी हो सकता है। तो 4 न्यूटन यहाँ पर बल का मान कभी नहीं हो सकता। इसका उत्तर हो जाएगा 4 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह कौन सा ताप है जिसका मान सेल्सियस पैमाने और फ़ारेनहाइट पैमाने में समान रहता है? वह कौन सा ताप है जिसका मान सेल्सियस पैमाने और फ़ारेनहाइट पैमाने में समान रहता है? तो यहाँ पर आपके पास एक फार्मूला हम लिख रहे हैं, और फार्मूला है C/5 = F - 32/9। तो ये जो फार्मूला है यहाँ पर आप वैल्यू रखिए। ये C मतलब यहाँ पर लिखा है कि जो तापमान आपका वो सेल्सियस में हो, और F का मतलब जो तापमान आपका फ़ारेनहाइट में आपको निकालना है। तो यहाँ पर जब हम वैल्यू रखते हैं तो -40 डिग्री तापमान वो तापमान है जहाँ पर सेल्सियस पैमाना और फ़ारेनहाइट पैमाना में समान ताप रहता है, -40 डिग्री। ये जो टेम्परेचर है यहाँ पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने में बिल्कुल समान ताप रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऊष्मा के स्थानांतरण की कौन सी विधि नहीं है? बिल्कुल चालन भी है, चालन एक ऊष्मा के स्थानांतरण की विधि है, बिल्कुल है, विकिरण भी है और संवहन भी है। लेकिन आपकी जो परिवहन विधि है, परिवहन, ये कोई विधि नहीं है ऊष्मा के चालन की। 3 विधि ऊष्मा के स्थानांतरण की है। ऊष्मा के स्थानांतरण की 3 विधियाँ हैं। एक तो आपकी होगी चालन, एक आपकी होगी संवहन, कंडक्शन, एक होगी रेडिएशन, विकिरण। ये 3 विधियाँ ऊष्मा के स्थानांतरण की है। और चालन मुख्यतः ठोसों में होता है, संवहन मुख्यतः आपके द्रव में जो स्थानांतरण जो होता है ऊष्मा का, वो संवहन विधि होता है। और रेडिएशन आपके माध्यम में होता है, जैसे निर्वात में
तो वहाँ पर जो ऊष्मा का संचरण होगा वो भी किन के माध्यम से होगा। नेक्स्ट देखिए, ताप 37 डिग्री फ़ारेनहाइट में किसके बराबर होता है? क्वेश्चन आप पढ़ चुके हो। ताप 37 डिग्री फ़ारेनहाइट में किसके बराबर होता है? तो यहाँ पर हम जो फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला, C/5 इजकल टू F माइनस 32/9। अगर आपको सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करना तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है, C/5 बराबर F माइनस 32/9। यहाँ पर C का मान कितना है? C का मान देगा आपको 37 डिग्री फ़ारेनहाइट। C/5 इज इक्वल, आपको F में निकालना है F माइनस 32/9। यहाँ से आप F की वैल्यू जब निकालोगे, ये कैलकुलेशन जब आप करोगे तो यहाँ पर उत्तर लगभग आपका आएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, आपका लगभग C उत्तर आएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्वनि का संचरण नहीं होता। ध्वनि का संचरण कहाँ नहीं होता? ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, इसलिए ध्वनि का संचरण कहाँ नहीं होगा? निर्वात में। निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संश्लेषित अपमार्जक होते हैं। संश्लेषित अपमार्जक क्या होते हैं? वसा, अम्ल के सोडियम लवण नहीं हो सकता, तो ये होंगे एरोमेटिक और एलिफेटिक सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवणों के मिश्रण, ये होगा आपका संश्लेषित अपमार्जक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्रव अधातु है। द्रव अधातु है, द्रव अधातु कौन सी होगी? द्रव अधातु यहाँ पर हो जाएगी ब्रोमीन। ब्रोमीन यहाँ क्या है? द्रव अधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रॉन की खोज करता जीपी थॉमसन, ये नहीं हो सकता। गोल्डस्टीन, इन्होंने प्रोटॉन की खोज की थी। प्रोटॉन का खोज करता कौन है? गोल्डस्टीन। और उसके बाद जे थॉमसन, बिल्कुल जे थॉमसन यहाँ का उत्तर है इसका। इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले थे आपके जे थॉमसन। और जो जेम्स चैडविक है, इन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की थी। जो न्यूट्रॉन की खोज करता है, न्यूट्रॉन्स। बेरिलियम पर अल्फा कणों की बौछार करके न्यूट्रॉन की खोज करता है वो जेम्स चैडविक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या। किसी कोष में अगर आपको अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी तो आपके पास फॉर्मूला होता है 2n²। n का मतलब क्या है? कोष की संख्या। कौन से कोष में इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, तो आप निकालोगे 2n² से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चिली साल्टपेटर का रासायनिक सूत्र। चिली साल्टपेटर का रासायनिक सूत्र होता है सोडियम नाइट्रेट, NaNO3। ये होता है चिली साल्टपेटर। इसका आंसर हो जाएगा ए। CO का अणुभार है, तो CO का अणुभार कैसे निकालेंगे? CO का, कार्बन का कितना हो जाएगा? सॉरी 12, ऑक्सीजन का 16, तो हो जाएगा 6 और 2 8, 1 और 1 2, 28। इसका उत्तर हो जाएगा ए। CO का अणुभार हो जाएगा 28, 28। नेक्स्ट देखिए 39 नंबर क्वेश्चन, युद्ध में प्रयुक्त होने वाली फॉस्फेन गैस का सूत्र क्या? फॉस्फेन गैस का सूत्र आपके पास क्या हो जाएगा? फॉस्फेन गैस होती है COCl2, ये होती है कार्बोनिल क्लोराइड। प्रोड्यूसर गैस किन गैसों का मिश्रण है? प्रोड्यूसर गैस होती है आपके कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस डाइनाइट्रोजन का मिश्रण होती है आपकी प्रोड्यूसर गैस, CO+N2, ये होता है प्रोड्यूसर गैस का मिश्रण। तो दोस्तों, आप सभी को अगर ये प्रश्न बहुत अच्छे और मोस्ट इम्पोर्टेंट लगे हो और आगे भी इसी प्रकार आपको बहुत सारे अलग अदर सब्जेक्टों के, सभी विषयों के इस प्रकार का अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो ज़रूर हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।